आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आज जो डेट है वो है 7 फरवरी 2023। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओवर 2600 किल्ड एज टर्की सीरिया रील अंडर अर्थक्वेक्स। आपने सुना होगा कि जो अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है, काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का दो जगह पे अर्थक्वेक आया है जिसने काफ़ी ज़्यादा लाइफ्स को इफ़ेक्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी आप कह सकते हैं जानें गई हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ये काफ़ी दुख की बात है और क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द यू कैन से द वर्स्ट डिज़ास्टर वी हैव एवर सीन। ऐसे अर्थक्वेक्स या ऐसे जो डिज़ास्टर हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट जो है जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज जैसे सीरिया और लेबनान में भी देखने को मिला है। अब हम मैप से उनकी लोकेशन जानते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हैं। तो ये है सीरिया और टर्की। अगर टर्की में इन दो अर्थक्वेक्स को देखा जाए, जो फर्स्ट अर्थक्वेक है जो 7.5 मैग्नीट्यूड का है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पता है 7.5 मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा रेंज है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा जो सबसे खतरनाक जो अर्थक्वेक था वो जो ये 7.8 मैग्नीट्यूड वाला है, इसी की वजह से जो सीरिया के एरियाज़ हैं, जो नेबरिंग एरियाज़ हैं टर्की के, जो जैसे सीरिया में जो नुकसान हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। अगर इसका एपिसेंटर देखा जाए तो ये है इसका एपिसेंटर। देखिए एपीसेंटर क्या होता है कि एपीसेंटर आप देख सकते हैं, एपीसेंटर जो होता है जो फोकस होता है जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, जहाँ से जो एनर्जी है रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, उसका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है सरफेस पे, उसको एपीसेंटर कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फॉल्ट आया है इसकी वजह से, जो ये जैसे ये फोकस है जिसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है सरफेस पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उसको कहा जाता है एपीसेंटर। तो इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर आप ये इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। अब इसी के रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जैसे इंडिया टू सेंड डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू क्वेक हिट टर्की। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि टर्की में रिलीफ टीम्स को भेजा जाए उनकी हेल्प करने के लिए। देखिए जैसे एनडीआरएफ है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर, ऐसी डिज़ास्टर जो सिचुएशन होती हैं इनसे डील करने के लिए। तो अभी जो ये रिसेंटली मीटिंग हुई है इसमें अभी किया गया है ये डिसाइड कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को इमीडिएटली वहाँ पे भेजा जाए। उसके बाद एनडीआरएफ के 100 पर्सनल्स को वहाँ पे भेजा जाए उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको पैरामेडिक्स के साथ और जितनी भी सप्लाईज़ हैं उनके साथ भेजा जाए, ताकि जितने भी वहाँ पे जितने लोगों को नुकसान हुआ है, जितने जो आप कह सकते हैं जितनी प्रॉब्लम है लोग हैं वहाँ पे, उनकी हेल्प की जाए। तो इससे इंडिया एक मैसेज सेंड कर रहा है पूरी दुनिया को कि ये एक आप कह सकते हैं। उसके अलावा इससे क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो आप कह सकते हैं टेंशन जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडिया और टर्की के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी ख़त्म हो सकती हैं। उसके बाद क्या हो सकता है कि एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको हम डिस्कस करके फिर लास्ट में हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो है नेवल एलसीए लैंड्स ऑन विक्रांत, फर्स्ट एरोप्लेन टू टच डाउन। जैसे आईएनएस विक्रांत जो है हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उस पे जो MiG-29K है, MiG-29K ने लैंड किया, और पहले उसको आप कह सकते हैं वहाँ से जो लैंड किया है MiG-29K, जो हमारा आईएनएस विक्रांत है। तो ये इसको एक काफ़ी आप कह सकते हैं बड़ा माइलस्टोन, काफ़ी एक कह सकते हैं एक माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि जो आईएनएस विक्रांत है वो हमारा क्या है, फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा एयरप्लेन है, कौन सा ऐसा जेट जो आप कह सकते हैं प्लेन है जिसने क्या किया है कि जो फर्स्ट फ्लाइट है वहाँ से फ्लाइट भी ली, उसके बाद वहाँ पे उसने क्या किया कि वहाँ पे लैंड भी किया, कहाँ पे, आईएनएस विक्रांत पे। वो कौन सा है, वो है MiG-29K। तो ये है हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूजुअली जो एडिटोरियल है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही होता है दिन का। तो हमारा जो एडिटोरियल है वो है एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट वीक्स ऑन डायरेक्टिव नॉर्म्स आर वेलकम बट लेजिस्लेशन विल बी बेटर। अब यहाँ पे बात की जा रही है यूथनेशिया की। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मूवी देखी है तो ठीक है, तो नहीं देखी तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल गुजारिश मूवी देखी है तो उसमें क्या होता है कि ऋतिक रोशन जो है वो पैरालाइज होता है।
तो फिर जो हीरोइन है उस मूवी की, उसके बाद एंड में क्या होता है कि जो ऋतिक रोशन होता है कि वो कहता है कि मेरी लाइफ़ को जो है मतलब मुझे मार दिया जाए, क्योंकि मैं ये लाइफ़ जो है नहीं जीना चाहता। ये एक एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो मूवी देखते हैं, वहाँ पे एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है, उसके थ्रू आप समझ भी सकते हैं। अब यूथनेशिया क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है, एक पर्सन है जो काफ़ी मुश्किल से गुज़र रहा है, या तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, या वो बहुत दर्द से गुज़र रहा है, या फिर वो बहुत सालों से कोमा में है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस पर्सन को अगर मार दिया जाए, तो उसे कहते हैं यूथनेशिया। अब यूथनेशिया 2 तरीके का होता है, या तो होता है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। अगर एक्टिव यूथनेशिया की बात की जाए, तो अगर किसी पर्सन को कोई इंटॉक्सिकेंट देके, कोई इंजेक्शन, किसी मेडिसिन या ऐसी इस तरीके से उसको मार दिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव यूथनेशिया। तो अगर पैसिव यूथनेशिया की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जिसको ज़िंदा रखा जा रहा है, जिसको जीने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेंटिलेटर्स लगे हैं, तो अगर हम उन वेंटिलेटर्स को हटा दें तो उस शख्स की जान चली जाए, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया। अगर 2011 में जो एक केस हुआ था, एक नर्स थी, जिनके साथ 1973 में ये केस हुआ था कि उनका रेप हुआ था। उसके बाद उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ ज़िंदा रखा गया था। तो 2011 में बहुत सारे एफर्ट्स के बाद जो उनकी वहाँ पे हॉस्पिटल की नर्सेज़ थी, डॉक्टर्स थे, बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि इनको जो है पैसिव यूथनेशिया के प्रोसीजर से इनकी जो है इनकी लाइफ़ को मतलब एंड कर दिया जाए। तो फिर 2011 में अलो कर दिया गया था कि उनकी जो वहाँ पे यूथनेशिया जो है उस प्रोसीजर को फ़ॉलो करने के लिए। अगर आप देखा जाए कि ये देखिए, अब ये आप अपने हिसाब से ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि ये मॉरली एथिकली सही है या नहीं। अब अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। एक होता है आप मॉरली एथिकली सही है या नहीं, फिर रिलीजियस जो नॉर्म्स होते हैं हमारे कि अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अगर आप रिलीजियसली देखा जाए तो ये चीज़ ठीक नहीं है कि किसी शख्स को पैसिव यूथनेशिया दिया जाए और उसकी लाइफ़ को एंड कर दिया जाए। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे पास यूके का एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। वहाँ पे उसको इलीगल माना जाता है, उसको मर्डर के मतलब आप मर्डर माना जाता है अगर आप किसी को पैसिव यूथनेशिया से उसकी लाइफ़ को एंड करेंगे तो। अब इंडिया में इसको लीगलाइज़ कर दिया गया है, लेकिन इस पे जो गाइडलाइंस जो बने वो बने 2018 में। अब वो काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है, वो रिटन में पहले देखिए, अगर ऐसा वक़्त आ जाए, ऐसा टाइम पीरियड आ जाए ट्रीटमेंट के टाइम पे कि वो खुद डिसीज़न नहीं ले सकता, उस ऐसी हालत आ जाए, तो क्या उसको पैसिव यूथनेशिया जो है उस प्रोसीजर को फ़ॉलो करके उसकी लाइफ को एंड किया जाए या ना। उसके बाद जो रिलेटिव्स के हिसाब से ये क्लोज़ रिलेटिव होगा, जिसको डिसीजन जो जिसके पास ये चीज़ है कि मतलब उनके पास वो राइट है कि वो इस डिसीजन को उनको डॉक्टर्स को मना भी कर सकते हैं या इसके लिए अलो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 3 डॉक्टर्स की टीम बनेगी। उन डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? उन डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 साल का। उसके बाद जो टाइम बाउंड वहाँ पे नहीं था कि कितने टाइम पीरियड में जो डॉक्टर्स हैं वो अलो करेंगे इस चीज़ को, मतलब कब परमिशन देंगे कि इस प्रोसीजर को किया जाए। उसके बाद फिर कलेक्टर लेवल पे जो कमेटी बनती है, जो कलेक्टर से जाके वो पूरा अप्रूवल लेना पड़ता है कि इस पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया जो है ये चीज़ यहाँ पे करी जाए कि नहीं की करी जाए। तो अभी जो ये सभी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसको लेकर डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब डॉक्टर्स की जो एक्सपीरियंस पीरियड था कि उनको 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स को, वो जो 3 डॉक्टर्स की कमेटी है, तो वो अप्रूवल दे सकते हैं। और जो पहले जैसे टाइम पीरियड नहीं था कि 2 दिन है, 2 महीने है, 2 साल है, 6 महीने है, तो ऐसा कुछ टाइम पीरियड नहीं था। तो अगर डॉक्टर्स जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, तो एक पेशेंट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, जो पेशेंट है तो उसकी जो अगर वो दर्द से गुज़र रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएँगी। अब जब देखिए हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, उसमें हमारा एक दो होते हैं पर्सनल व्यूज़ जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पे एडिटोरियल में दिया गया है। अब अपने हिसाब से आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। उसके बाद जैसे दूसरा प्रोसीजर था कि आपको मैजिस्ट्रेट लेवल पे जाके, कलेक्टर लेवल पे जाके इसको अप्रूवल दिलाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप गैज़ेटेड लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, अप्रूवल लेकर इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं कि ये मोरली सही है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आर्गुमेंट दिया था कि जैसे अगर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव द राइट टू लाइफ। तो अगर एक शख्स के पास राइट टू लाइफ है, तो उसके पास राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है, ये एक आप कह सकते हैं डिबेट का या आर्गुमेंट का टॉपिक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया है पैसिव यूथनेशिया। तो ऐसी जो सीवियर मेडिकल कंडीशन होती हैं, उनके टाइम पे जो पैसिव यूथनेशिया उसको अलो किया गया है।
और यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनको ईज़ी भी किया गया है। अब लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो पार्लियामेंट को ज़रूरत है कि इस चीज़ पे लॉ बनाया जाए। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल। देखिए हमने जितने भी न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करी हैं, आपने क्या करना है कि इनके नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स राइज़ के नाम से, वहाँ पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं प्रोवाइड करवाएँगे। आपने उन हैंड रिटन नोट्स को कॉपी करना है वहाँ से। तो सब्जेक्ट वाइज़ अपनी नोटबुक्स में आपने वहाँ पे वो उनको मेंशन करना है, ताकि आप ईज़िली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीकली आप उनको क्या कर सकें कि रिवाइज़ कर सकें। तो नोट्स के लिए हमारा लेट्स राइज़ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर देंगे। उसके अलावा आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करें लेट्स राइज़, जो हमारा चैनल है उसको जॉइन करें ताकि आपको नोट्स मिलें, आप नोट्स बनाएँ और ईज़िली रिवाइज़ कर सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।